अपने ही पति को मारकर चिता पर क्यों बैठ गई? औरत एक बार विक्रमादित्य के दरबार में सैनिक एक साधारण सी वेशभूषा वाले युवक को पकड़कर लेकर आए। वह रात के समय संदिग्ध अवस्था में बहुत सारे धन के साथ कहीं जा रहा था। विक्रमादित्य ने युवक से उसका परिचय पूछा और कहा कि यह धन तुम्हारे पास कैसे आया? तो युवक ने कहा कि वह एक धनी स्त्री के यहाँ नौकरी करता है और सारा धन उसी स्त्री ने मुझे दिया है। इतना सुनते ही विक्रमादित्य की जिज्ञासा बढ़ गई और कहा, उसने तुम्हें यह धन क्यों दिया और तुम आधी रात को इस धन को लेकर कहाँ जा रहे थे? युवक ने कहा, मैं उस स्त्री का प्रेमी हूं। उसने मुझे उज्जैन के बाहर मौजूद पुराने कुएं के पास प्रतीक्षा करने को कहा था। दरअसल वह अपने पति की हत्या करके वहां आकर मुझसे मिलने वाली थी कि सिपाहियों ने मुझे पहले ही पकड़ लिया। विक्रमादित्य ने सत्यता की जांच करने के लिए तुरंत उसके बताए पते पर सिपाहियों को भेजा। सिपाहियों ने आकर खबर दी कि उसे अपने नौकर के गिरफ्तार होने की खबर मिल चुकी है और वह नगर में अफवाह फैला रही है कि लुटेरों ने सारा धन लूट लिया और मेरे पति की हत्या करके भाग गए। उसने पति की चेता सजवा है और खुद को पतिव्रता साबित करने के लिए सती होने की योजना बना रही है। विक्रमादित्य सिपाहियों के साथ महिला के घर आ पहुंचे और दृश्य देखकर चौंक गए। महिला अपने पति की चिता पर बैठने जा रही थी कि विक्रमादित्य ने उसे रोकते हुए कहा कि मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया है। तुम एक चरित्रहीन औरत हो। अब तुम राजदंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। महिला कुछ क्षणों के लिए तो भयभीत हुई, मगर दूसरे ही पल वह हंसते हुए बोली, हे राजन, मेरे चरित्र पर शक करने से पहले अपनी छोटी रानी को तो देखो। यह कहकर वह चिता में कूद गई। आग की लपटों ने उसे निगल लिया, लेकिन उसके शब्द विक्रमादित्य के दिल में जहर की तरह फैल गए। विक्रमादित्य अपने सिपाहियों के साथ वापस महल लौट आए। उस स्त्री के अंतिम शब्द अभी भी उनके कानों में गूंज रहे थे। विक्रमादित्य ने छोटी रानी पर नजर रखनी शुरू की। एक रात जब वे नींद का बहाना करके लेटे थे, रानी चुपचाप उठी और महल के गुप्त रास्ते से बाहर निकल गई। तभी विक्रमादित्य नींद से उठे और दबे पांव रानी का पीछा करने लगे। थोड़ी दूरी तय करने के पश्चात वह एक साधु की कुटिया में गई। तभी साधु आया और वह भी कुटिया में चला गया। विक्रमादित्य ने कुटिया में जो देखा वह उनके लिए असहनीय था। रानी को साधु के साथ संबंध बनाते देख विक्रमादित्य की रूह कांप उठी। विक्रमादित्य ने सोचा कि छोटी रानी को वे इतना प्यार करते हैं, फिर भी वह विश्वासघात कर रही है। उनके प्रचंड क्रोध की सीमा ना रही। रक्त वर्णित आंखें लिए विक्रमादित्य कुटिया में जा घुसे और उस साधु तथा छोटी रानी को मौत के घाट उतार दिया। जब वह महल लौटे तो उनकी मानसिक शांति भंग हो चुकी थी। वे हमेशा बेचैन रहने लगे। सांसारिक सुखों से उनका मन उठ गया तथा मन में वैराग्य की भावना ने जन्म ले लिया। उन्हें लगता था कि उनके धर्म कर्म में जरूर कोई कमी थी, जिसके कारण भगवान ने उनके साथ ऐसा किया। यही सब सोचकर विक्रमादित्य ने राजपाट का भार अपने मंत्रियों को सौंप दिया और खुद समुद्र तट पर तपस्या हेतु निकल पड़े। समुद्र तट पर पहुंचकर उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर समुद्रदेव का आह्वान किया। उनकी साधना से प्रसन्न होकर समुद्रदेव ने उन्हें दर्शन दिए। विक्रमादित्य ने कहा, हे प्रभु, मैं यहां अखंड साधना करना चाहता हूं। आप मुझे निर्विघ्न साधना पूरी करने का आशीर्वाद दीजिए। समुद्रदेव ने उन्हें एक शंख देते हुए कहा कि जब भी कोई दैवीय विपत्ति आएगी, इस शंख की ध्वनि से दूर हो जाएगी। विक्रमादित्य ने उन्हें धन्यवाद दिया और समुद्र तट पर एक कुटिया का निर्माण कर साधना करने लगे। विक्रमादित्य ने लंबे समय तक इतनी घोर तपस्या की जिसे देख देवलोक में हड़कंप मच गया। इंद्र को भय लगने लगा कि विक्रमादित्य तपस्या के बल से इंद्रलोक का सिंहासन ले लेंगे। इंद्र को अपना सिंहासन खतरे में दिखाई देने लगा। उन्होंने अपने सहयोगियों को साधना स्थल के पास इतनी अधिक वृष्टि करने का आदेश दिया कि पूरा स्थान जलमग्न हो जाए और विक्रम कुटिया सहित पानी में बह जाए। बस आदेश की देर थी। बहुत भयानक वृष्टि शुरू हो गई, पर समुद्रदेव ने वर्षा का सारा पानी पी लिया। इंद्र ने जब यह अद्भुत चमत्कार देखा तो उनकी चिंता और बढ़ गई। उन्होंने एक खूंखार राक्षस को आज्ञा दी कि जाओ और उस विक्रम की तपस्या में विघ्न उत्पन्न करो। वह विशालकाय दैत्य विक्रमादित्य की कुटिया के पास आ पहुंचा। नरभक्षी दैत्य को अपनी तरफ घूरते देख
विक्रमादित्य तनिक भी भयभीत न हुए। दैत्य ने कहा, प्राण प्यारे हैं तो भागो। विक्रम राक्षस द्वारा धमकाया जाने पर विक्रमादित्य के सब्र का बांध टूट गया और वह उस नरभक्षी राक्षस पर टूट पड़े। दोनों के बीच भीषण संग्राम हुआ। विक्रमादित्य ने राक्षस को युद्ध में परास्त कर दिया। अपने प्राण रक्षण हेतु राक्षस वहां से भाग खड़ा हुआ। विक्रमादित्य वापस अपनी कुटिया के पास आए और साधना में लीन हो गए। यह देख इंद्र की चिंता बढ़ गई। अब केवल अबराओं का आकर्षण ही विक्रम की साधना को भंग कर सकता था। तभी उन्होंने मोहिनी नामक अप्सरा को बुलाया तथा उसे विक्रम की साधना भंग करने का आदेश दिया। मोहिनी बेहद सुंदर थी। वह देवता या मनुष्य किसी का भी ध्यान भंग कर सकती थी। मोहिनी साधना स्थल पर पहुंची और अपनी सुंदरता के प्रभाव से साधना में विघ्न डालने की चेष्टा करने लगी, मगर वैरागी विक्रम पर इसका कोई असर नहीं हुआ। विक्रमादित्य ने शंख की ध्वनि से मोहिनी को उसी क्षण अदृश्य कर दिया। जब यह युक्ति भी कारगर साबित नहीं हुई तो इंद्र का आत्मविश्वास पूरी तरह डोल गया। देवराज इंद्र ने अघोरी का रूप धरा और साधना स्थल पर आप पहुंचे। वे जानते थे कि विक्रम याचकों को कभी निराश नहीं करते तथा सामर्थ्य अनुसार दान देते हैं। जब इंद्र विक्रम के पास पहुंचे तो विक्रम ने उनके आने का प्रयोजन पूछा। उन्होंने विक्रम से कठिन साधना का सारा फल मांग लिया। विक्रम ने बेझिझक अपनी साधना का सारा फल उन्हें सहर्ष दान कर दिया। विक्रमादित्य की त्याग भावना देख इंद्र ने उन्हें वरदान देते हुए कहा, हे राजन, आपके राज्य में कभी भी अकाल या सूखा नहीं पड़ेगा। सारी फसलें समय पर और भरपूर होंगी। इतना कहकर इंद्र अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिन बीत जाने के उपरांत विक्रमादित्य को अपनी प्रजा की चिंता सताने लगी। वे सोचने लगे कि मेरे यहां आने के बाद कहीं उज्जैन वासियों पर कोई संकट तो नहीं आ गया। उनकी वैराग्य की भावना क्षण हो गई और वे वापस उज्जैन लौट आए। विक्रमादित्य के महल में क्यों घुस आए लुटेरे, और फिर क्या हुआ? एक बार राजा विक्रमादित्य रात के समय घूमते घूमते नदी के किनारे आ पहुंचे। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। वे आवाज की दिशा में दौड़ पड़े। तभी उन्हें नदी में एक युवक और युवती तेज बहाव के साथ बहते हुए नजर आए। विक्रम ने बड़ी ही फुर्ती से नदी में छलांग लगा दी और दोनों को पकड़कर किनारे ले आए। युवती के अंगंग से यौवन छलक रहा था। वह बेहद सुंदर थी। उसका रूप देखकर अप्सराएं भी लज्जित हो जाती। कोई तपस्वी भी उसे पास पाकर अपनी तपस्या छोड़ देता और गृहस्थ बनकर उसके साथ जीवन गुजारने की कामना करता। दोनों कृतज्ञ होकर अपने प्राण बचाने वाले को देख रहे थे। युवक ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ नौका से कहीं जा रहा था। तभी समुद्र में भीषण तूफान आया और पूरा जहाज समुद्र की गहराइयों में समा गया और हम दोनों किसी तरह तैरकर यहां पर आ पहुंचे। विक्रमादित्य ने उनका परिचय पूछा तो युवक ने बताया कि दोनों भाई बहन हैं और सारंग देश के रहने वाले हैं। विक्रम ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य तक पहुंचा दूंगा। अभी के लिए तुम दोनों मेरे साथ चलो। विक्रम उन दोनों को साथ लेकर महल की तरफ निकल पड़े। किले के द्वार पर खड़े द्वारपाल ने विक्रमादित्य को जैसे ही प्रणाम किया तो उन दोनों को पता चला कि हमें बचाने वाला कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि स्वयं विक्रमादित्य है। वे दोनों कृतज्ञता भरी नजरों से विक्रम को देखने लगे। महल पहुंचकर उन्होंने नौकरों को आदेश दिया और सारी सुविधाओं के साथ उनके ठहरने का इंतजाम करवा दिया। वह युवक अपनी बहन के विवाह के लिए काफी चिंतित था। उसकी बहन राजकुमारियों से भी ज्यादा सुंदर थी, इसलिए वह चाहता था कि किसी राजा से उसकी शादी हो। उसने सोचा, क्यों ना विक्रम को ही उसकी बहन से शादी का प्रस्ताव दिया जाए। उसने अपनी बहन को बुलाया। वह जब सजग निकली तो उसके रूप पर देवता भी मोहित हो सकते थे। युवक अपनी बहन को साथ लेकर विक्रमादित्य के पास जा पहुंचा। विक्रम ने कहा कि आप दोनों के जाने का समुचित प्रबंध कर दिया गया है। युवक ने राजा को कृतज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि मैं आजीवन आपके उपकार का ऋणी रहूंगा। हे राजन, मैं आपको एक छोटा सा उपहार देना चाहता हूं। ऐसा कहकर उसने अपनी बहन को विक्रम को सौंप दिया। उसे पूरा विश्वास था कि विक्रम उसकी बहन की सुंदरता पर मोहित होकर उसे रानी बना लेंगे। तभी विक्रम ने कहा, आज से तुम्हारी बहन राजा विक्रमादित्य की बहन के रूप में जानी जाएगी और मैं इसका विवाह एक योग्य वर ढूंढकर धूमधाम से करूंगा। युवक विक्रमादित्य का मुंह ताकता रह गया
और उसके मन में विक्रम के प्रति सम्मान और अधिक बढ़ गया। कुछ समय बीत जाने के उपरांत विक्रम ने एक पंडित को बुलाया तथा बहुत सारा धन भेंट के रूप में देकर उदयगिरी राज्य के राजकुमार हेतु अपनी बहन का विवाह प्रस्ताव भेजा। लेकिन पंडित उसी शाम वापस लौट आया। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थीं। विक्रम ने कारण पूछा तो उसने बताया कि राह में कुछ डाकुओं ने घेर कर उसे लूट लिया। इतना सुनते ही विक्रमादित्य स्तब्ध रह गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतनी अच्छी शासन व्यवस्था के बावजूद भी डाकू लुटेरे कैसे सक्रिय हो गए। विक्रम उन डाकुओं का पता लगाने निकल पड़े। वे उस निर्जन स्थान पर पहुंचे जहां डाकुओं ने पंडित को लूटा था। तभी उन्होंने देखा कि 4 संदिग्ध आदमी एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। विक्रम समझ गए कि यह वही लुटेरे हैं। उन्होंने विक्रम को कोई गुप्तचर समझा। विक्रम ने कहा, आपको मुझसे भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी आपकी तरह चोर ही हूं। उनमें से एक ने कहा कि हम चोर नहीं हैं, बल्कि इज्जतदार लोग हैं और किसी खास मसले पर विचार विमर्श के लिए यहां एकांत में बैठे हैं। विक्रम ने कहा, बहाना मत बनाओ और मुझे भी अपने दल में शामिल कर लो। तब चोरों ने खुलासा किया कि उन चारों में 4 अलग अलग खूबियां हैं। एक चोरी का शुभ मुहूर्त निकालता है, दूसरा परिंदों और जानवरों की जबान समझता है, तीसरा अदृश्य होने की कला जानता है तथा चौथा भयानक से भयानक यातना पाकर भी उफ तक नहीं करता। विक्रमादित्य ने चोरों का विश्वास जीतने के लिए कहा, मैं कहीं भी छुपाया हुआ धन देख सकता हूं। इतना सुनते ही चोरों ने विक्रमादित्य को अपनी टोली में शामिल कर लिया। उसके बाद उन्होंने अपने ही महल के एक हिस्से में चोरी करने की योजना बनाई। उस जगह पर शाही खजाना रखा हुआ था। वे चोरों को साथ लेकर गुप्त रास्ते से महल में प्रवेश कर गए। वे खुशी खुशी चोरी करके बाहर निकलने लगे। तभी चौकस प्रहरियों ने उन्हें पकड़ लिया। सुबह जब राजा के दरबार में बंदी बनाकर उन्हें पेश किया गया तो वे डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने अपने 5वें साथी को सिंहासन पर बैठा देखा। वे गुमसुम खड़े राजदंड की प्रतीक्षा करने लगे, मगर विक्रम ने उन्हें कोई दंड नहीं दिया और उन्हें अभयदान देकर उनसे अपराध न करने का वचन लिया। विक्रम ने कहा, तुम अपनी खूबियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई हेतु करोगे। चारों ने मन ही मन अपने राजा की महानता स्वीकार कर ली और भले आदमियों की तरह जीवन यापन करने लगे। विक्रम ने उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया। कुछ समय बीत जाने के उपरांत विक्रम ने अपनी बहन की शादी बड़ी ही धूमधाम से की। आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं एक नई कहानी। इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला आम्रपाली, जिसकी सुंदरता से ही गांव के सभी पुरुष उसके दीवाने हो जाते। वह जिस भी गली से जाती एक सुंदरता की लहर छोड़ जाती। यह कहानी देखने के लिए हमारे चैनल पर क्लिक करें और इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला वाली वीडियो देखें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।